नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज रात 8 बजे देखना ना भूलें सत्य हिंदी का आपका शो आपके सवाल, जहां पूछेंगे आप अपने सवाल, जवाब देंगे प्रोफेसर अपूर्वा। विषय है आरएसएस का शिक्षा संस्थानों पर कब्जा, क्या होगा अंजाम। आज रात 8 बजे। उत्तर प्रदेश में अब सरकार के खिलाफ खबर लिखने से पहले थाने और अदालत के चक्कर मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल अचूक संघर्ष के संपादक अमित मौर्य ने परिवहन मंत्रालय या सरकारी नीतियों के खिलाफ खबरें प्रकाशित की, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने अपने मुख्य पेज पर परिवहन मंत्री दयाशंकर के कारनामे उजागर किए थे और पूरी खबर में समझाया था कि कैसे परिवहन विभाग भ्रष्टाचार की मंडी बन गया है, कैसे ओवरलोडिंग से हर जिले में 25 से 30 करोड़ की अवैध कमाई की जा रही है, जिसमें सिपाही से लेकर एआरटीओ सबकी हिस्सेदारी बंधी हुई है और एसआईटी जांच में दोषी पाए गए अधिकारी आज भी मलाईदार पदों पर मौज कर रहे हैं और मंत्री दयाशंकर निष्क्रिय हैं। भाजपा सरकार आंख मूंद कर बैठी है। खबर के बाद भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं हुई, लेकिन पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो गई, जिसमें सरकारी अधिकारी ने ये तक लिखा कि इन पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दरअसल उनकी रिपोर्टिंग से सत्ता को असहज करने वाली जानकारी जनता तक पहुंची, जिसके कारण पुलिस की कार्रवाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग अमित मौर्य के साथ खड़े दिख रहे हैं और मुहिम भी चला रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समुदाय के विरोध की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सिर आंखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे नेता रामविलास पासवान ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान की ओर से लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में लोकसभा और फिर राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है और बिहार में एनडीए के प्रमुख दल नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस विधेयक के पक्ष में वोटिंग की थी। उसके बाद से जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं और कुछ ने तो पार्टी छोड़ भी दी है। खबरों के मुताबिक मुसलमानों के एक वर्ग में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति भी नाराजगी है। पटना के जेडीयू कार्यालय में शनिवार दोपहर को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने वक्फ संशोधन बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशरफ अंसारी, एमएलसी गुलाम गौस, पूर्व सांसद कहकशा प्रवीण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफसल अब्बास और पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा समेत कई अल्पसंख्यक नेता मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में अंजुम आरा ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी ने जेपीसी के सामने 5 प्रस्ताव रखे थे, जिसे सरकार ने मान लिया। हमारे नेता नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के बुनियादी सवालों पर हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनके रहते मुसलमानों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने बोलना शुरू किया, तभी एक पत्रकार ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को लेकर सवाल पूछ लिया और इस सवाल के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक खत्म कर दी गई। जेडीयू की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल पार्टी के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करने के बाद ही पारित हुआ है। प्रेस नोट में बताया गया कि जेडीयू ने 5 सुझाव रखे थे। पहला, जमीन राज्य का विषय है, इसीलिए नए कानून में इसकी प्राथमिकता बनी रहे। दूसरा, यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो। तीसरा, अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उस पर धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद या दरगाह मौजूद हैं, तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए और उसका दर्जा बरकरार रहे। चौथा, वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के निपटारे का अधिकार जिला अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को दिया जाए। और पांचवा, कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के डिजिटलीकरण की समय सीमा 6 महीने तक बढ़ाई जाए। प्रेस नोट में आगे लिखा है कि इन संशोधनों के बाद वक्फ बिल को लेकर किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन विधेयक की
संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में खान ने मांग की है कि वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए और इसे रद्द करने के लिए निर्देश मांगे। खान की याचिका में कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करता है, मनमाने ढंग से कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र और महाराष्ट्र भाजपा के शीर्ष नेता वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए समर्थन मांगने के लिए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी के संपर्क में हैं। राउत ने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार को कानूनी ढांचे में लाने और भाजपा के प्रिय उद्योगपतियों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के लिए यह विधेयक लाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा में विधेयक का समर्थन करने के लिए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी पर भी आखिरी क्षण तक दबाव डाला। हालांकि बीजेडी ने विधेयक का विरोध किया, लेकिन उसने अपने सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं किया और उन्हें अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान करने के लिए कहा। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति पद की शपथ ली है। जस्टिस यशवंत वर्मा को चीफ जस्टिस के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने यशवंत वर्मा को शपथ दिलाई। जजों का शपथ ग्रहण आमतौर पर चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में होता है, जिसमें हाई कोर्ट के सभी जज और सीनियर अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन विवादों के चलते जस्टिस यशवंत वर्मा को चीफ जस्टिस के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। बता दें कि कैश कांड के आरोपों में घिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने 28 मार्च को कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में वह 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर होने की वजह से वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उनके न्यायिक कामकाज पर रोक लगाई है। साथ ही बता दें कि इससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने आंदोलन किया था। हालांकि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। वकीलों की यह हड़ताल जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यायिक कार्य पर रोक लगने के बाद स्थगित हुई थी। वही आंदोलन के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों के शीर्ष नेताओं को दिए जाने वाले सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमारा अनुरा दिसानायके ने कहा कि पीएम मोदी इस सम्मान के वास्तविक हकदार हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में शुरू हुआ ये प्रतिष्ठित सम्मान विदेशी शासनाध्यक्षों को उनकी मित्रता के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का इस सम्मान पर हक बनता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते हुए हैं। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की यह प्रतियोगिता अर्जेंटीना में चल रही है। सिफत ने साल 2023 में 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल स्पर्धा में ब्रिटेन की सियोनेट का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 469.6 अंकों का नया रिकॉर्ड बनाया था। पंजाब के फरीदकोट से ताल्लुक रखने वाली सिफत कौर के पिता एक किसान हैं। वो MBBS की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन मीडिया में छपी जानकारी के मुताबिक पढ़ाई के साथ साथ उन्हें शूटिंग का अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया था। कनाडा के रॉकलैंड में भारतीय समुदाय के एक शख्स की मौत पर ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने दुख जताया है। उच्चायोग ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि ओटावा के करीब रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की हुई मौत से हम बेहद दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।
हम भारतीयों के एक स्थानीय समूह के जरिए संपर्क में हैं ताकि पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद पहुंचा सकें। फिलहाल इस मामले को लेकर अधिक जानकारी का इंतजार है कि जिस शख्स को चाकू मारा गया वो कौन थे और इस घटना के पीछे की वजह क्या रही। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.